हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी नर्सिंग रिसर्च की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। क्या क्या देखा था कि भाई रिसर्च का क्या मतलब होता है। हमने रिसर्च का मतलब देखा था कि किसी चीज को दोबारा से डिटेल में देखना, या देखा था कि भाई नर्सिंग रिसर्च क्या है, नॉर्मल रिसर्च का क्या मतलब है, फिर हमने डेफिनेशन देखी थी नर्सिंग। देन फिर हमने देखा था सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं चाहे हॉस्पिटल में चाहे कॉलेज में, मतलब अपने प्रोफेशन में जो भी हम करते हैं उसका क्या बेस रहता है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई हुई है, क्या नॉलेज का हमारा सोर्स रहता है। तो उसमें हमने कुछ सोर्सेस ऑफ नॉलेज देखे थे कि भाई हम कुछ कस्टम्स फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसीजर्स और सारी चीजें करते हैं, या कुछ हमने इधर उधर से असेंबल्ड इंफॉर्मेशन, मीन्स बहुत सारी अलग अलग सेटिंग में से वही प्रैक्टिस है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दोज थिंग्स। और साइंटिफिक रिसर्च जो सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव और सही तरीका है कोई भी काम करने का, वो इंफॉर्मेशन वो नॉलेज सबसे बेस्ट रहती है। तो और हमने कुछ ट्रायल एंड एरर देखा था कि हमने कुछ चीजें ट्राई की, उसमें से जो सही लगा वो हमने रख लिया, बाकी हमने अवॉइड कर दिए। देन लॉजिकल रीजनिंग की हम चीजों के पीछे रैशनल देखते हैं, चीजों को हम एज ए होल देखते हैं, उनको स्प्लिट करके देखते हैं। देन एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज का जो ओपिनियन है, जो सजेशन है, वो हम फॉलो करते हैं। तो ये हमारे सोर्सेज होते हैं नॉलेज के, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। देन कम्स साइंटिफिक मेथड, ये हमने डिटेल में देखा था। जो अपनी रिसर्च है उसको हम एक तरह से क्या मान के चलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन या वो नॉलेज का साइंटिफिक तरीका है चीजों को समझने का, और फिर उनको जनरलाइज करने का, मतलब अलग अलग सेटिंग में उसको अप्लाई करने का। क्यों? क्योंकि अपने पास एविडेंसेस आ जाते हैं, प्रूफ आ जाते हैं। ऐसा नहीं है हम सिर्फ अपनी बात को बोल रहे हैं, हम किसी फैक्ट को बोल रहे हैं, हम उसको एविडेंस प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमने उसके ऊपर पूरी साइंटिफिक तरीके से स्टेप्स फॉलो करके रिसर्च की होती है। आज हम आगे करेंगे क्या जरूरत है नर्सिंग में, नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च। और डिपार्टमेंट में हो रही थी, साइंटिस्ट कर रहे थे अपनी रिसर्च, कुछ इंजीनियर्स कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे ना, बट नर्सिंग में क्या जरूरत है इसकी। सो फर्स्ट थिंग इज बिल्ड एंड एक्सपेंड द बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज। किस लिए है ये कि जो नर्सिंग नॉलेज है, चाहे वो हम किसी भी उसमें यूज कर रहे हैं, चाहे इसको हॉस्पिटल में कर रहे हैं, कम्युनिटी में कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, उस नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए एक अच्छे एविडेंसेस के साथ वो नॉलेज रहे। ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रोसीजर ऐसे ही कर रहे हैं कि पहले भी ऐसे ही होता था इसलिए हम ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम ट्रैक्योस्टमी में हमें सक्शनिंग करनी है तो हम पर्टिकुलर चाहे नॉर्मल सलाइन यूज करें या हाइड्रोजन पेरोक्साइड करें, क्यों है उसके पीछे कारण होगा। क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च से देखा होगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो क्या करती है, नर्सिंग नॉलेज को बढ़ाती है। देन वैलिडेट एंड रिफाइन द एग्जिस्टिंग नर्सिंग प्रैक्टिस। वैलिडेशन का मतलब कि जो अभी चल रही है एग्जिस्टिंग नर्सिंग प्रैक्टिस उसको वैलिडेट कर दी है, मतलब कि भाई ये सही है, रैशनल है, इसके पीछे प्रूफ है इसका कि ये ऐसे ही होनी चाहिए। क्योंकि एक काम कोई भी हो रहा है उसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो कि भाई ये क्यों यूज कर रहे हो आप, दूसरा क्यों नहीं कर रहे हो। अगर हमारे पास प्रूफ होगा तो वी कैन से ना कि दैट इज द करेक्ट और दैट इज द बेस्ट मेथड टू डू एनीथिंग। तो ये वैलिडेट करते हैं उस चीज को कि भाई जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, या कुछ अगर उसमें चेंजेस की जरूरत है तो रिफाइन करते हैं। रिफाइन मतलब उसको फर्दर और अच्छा करते हैं, चेंज करते हैं द एग्जिस्टिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, कोई भी अगर हॉस्पिटल या कम्युनिटी साइड प्रैक्टिस हो रही है तो। देन मेक हेल्थ केयर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी हम हेल्थ केयर में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, नर्सिंग रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, जो भी पेशेंट केयर होती है अपनी, उसको क्या बनाते हैं, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। एफिशिएंट मतलब उसको एक तरह से ज्यादा अच्छी बना देंगे, उसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम कोई भी अगर प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर हम अपना स्टेप ले रहे हैं नर्सिंग एक्टिविटीज में, अगर वो बेस्ट तरीके से हम करेंगे, उस चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन रहेगा, एविडेंस रहेगा कि भाई इस सेटिंग में इसको अप्लाई किया था, पेशेंट को बहुत सेटिस्फेक्शन रहा था, पेशेंट का प्रोग्नोसिस मींस पेशेंट जल्दी ठीक हो गया था, और ये बेस्ट तरीका है। तो ऑब्वियसली जो हम केयर दे रहे हैं दैट विल बी एफिशिएंट, मींस क्या हो जाएगी, वो अच्छी केयर रहेगी। एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि कम खर्चे में, या मतलब जितना पेशेंट अपना उसके ऊपर खर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको अच्छी केयर मिलेगी। क्यों? क्योंकि
पहले बहुत सारी जैसे चीजें होती है, कोई भी मार्केट में आती है, कोई भी, चाहे कोई एक सिंपल कोई भी आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में यूज होने वाला इक्विपमेंट देख लो, या नॉर्मल हम जो चीजें यूज करते हैं, पहले वो बहुत महंगी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो नई आई होती है और उसके जैसी और चीज नहीं होती। बट विद टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, साथ के साथ उसी चीज जैसी मतलब जो वो बनी है, रिसर्च और बहुत ज्यादा होती है और उसके जैसा ही रेप्लिकेशन मिल जाता है। मतलब उस चीज जैसी ही कोई चीज सस्ते में, क्वालिटी वही रहेगी लेकिन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वैसे ही ये बोल रहे हैं कि जितना इफेक्टिव तरीके से हम रिसर्च करेंगे, सिंपल सॉल्यूशंस निकालेंगे हम प्रॉब्लम का, तो केयर क्या हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव की, कम पैसे में अच्छी केयर मिल सकती है पेशेंट को। ठीक है, तो किससे हमें वो रहता है, रिसर्च से। फॉर एग्जाम्पल की कोई भी वुंड केयर करनी थी, ठीक है, कहीं पे वुंड था, अल्सर था, वहां के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की ही पट्टी चाहिए, मतलब वो जो है बैंडेज या कुछ ऐसा चाहिए, वो बहुत महंगी है ना। बट रिसर्च से पता चला कि जरूरी नहीं है हम इसकी जगह यही यूज करें, कोई दूसरी हम सस्ते वाली सिंपल माइक्रोपोर से भी हम इसको वो कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली माइक्रोपोर का तो कुछ इतना प्राइस नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप की अगर हम कोई महंगी सी वहां पे बैंडेज यूज कर रहे हैं, तो पेशेंट का कितना ज्यादा उसके ऊपर मतलब एक्सपेंसेस लग रहा है। तो कैसे हमें पता चलता है कि भाई हमने कुछ पेशेंट पे स्टडी की, कुछ पे हमने वो महंगे वाली वो बैंडेज लगाई, कुछ पे हमने सिंपल माइक्रोपोर लगाई, तो देखा कि भाई रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम था, तो वाई टू स्पेंड दैट मच ऑन जो महंगे वाली बैंडेज है, क्यों ना माइक्रोपोर लगाए। तो कैसे पता चलता है, कैसे चीजें सस्ती होती है, कैसे हेल्थ जो केयर है वो इफेक्टिव होती है, बाय रिसर्चेज। ठीक है, टू डेवलप रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, कि डेवलप करनी है, मतलब जिस चीज के बारे में रिसर्च नहीं हो रखी, हमें कुछ पता नहीं है, किसी प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है, किसी टॉपिक पे हमें ज्यादा अच्छे से जानना है, तो उससे रिलेटेड नॉलेज डेवलप की जाती है, मतलब उन चीजों पे रिसर्च करके बनाई जाती है वो नॉलेज। ठीक है, फिर रिफाइन, जो ऑलरेडी नॉलेज है उसको रिफाइन मतलब उसको और अच्छा करते हैं, उसको और बढ़ाते हैं। जो साइंटिफिक बेस है नॉलेज का, मतलब जो एविडेंसेस है, जिस चीज के लिए हमारे पास प्रूफ हो सके और जो अप्लाई करके देखिए कि दैट इज बेस्ट थिंग, कोई भी काम करने का ये सबसे सही तरीका है, या ये चीज सबसे इफेक्टिव है ना, ये चीज ऐसे होती है। सारी चीजें कैसे पता चलती है, हमें रिसर्च करके। क्यों हमें ऐसा करना है, साइंटिफिक बेस क्यों बढ़ाना है, फॉर क्वालिटी नर्सिंग केयर, की हॉस्पिटल में जो केयर दी जा रही है पेशेंट्स को, जो भी नर्सिंग रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है वो अच्छी हो जाए, गुड क्वालिटी की हो, या जो नर्सिंग एजुकेशन है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है उस वो बेस्ट तरीका हो, कि डिफरेंट डिफरेंट एविएट्स पे हम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड है पढ़ाने के उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, या थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, क्या क्या टॉपिक उनके सिलेबस में होने चाहिए, ये सब चीजें अगर रिसर्च के ऊपर होगी, इनके लिए रिसर्च एविडेंसेस हो गए, तो क्वालिटी है जो नर्सिंग प्रोफेशन में केयर की, एजुकेशन की, वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सिमिलरली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो भी अच्छी जो हायर पोस्ट पे होती है, अथॉरिटी होती है, तो उनको क्या करना है, उनको मैन पावर को हैंडल करना है, उनका जो भी है उनको कंट्रोल करना है, सुपरवाइज करना है, गाइड करना है, उनके वेलफेयर के लिए देखना है, जो डे टू डे काम है उनसे वो काम कराना है। तो वो भी अगर रिसर्च बेस्ड होगा तो इट विल बी इफेक्टिव। तो नर्सिंग प्रोफेशन में क्या, सब खुश रहेंगे और अच्छी पेशेंट को केयर मिलेगी, इफेक्टिव रहेगी, और हर चीज क्या रहेगा, साइंटिफिक रीजन उसके पीछे रहेगा। देन कम्स टू एनहेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन द नर्सिंग। प्रोफेशनल नॉलेज वही है कि नर्सिंग रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उसको बढ़ाना है। सेम सेम चीजें ही है ये, इट इज इजी, नीड देखना। देन टू प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर EBN प्रैक्टिस। EBN मतलब एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। पहले ऐसा नहीं होता था कि एविडेंस बेस्ड जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, रैशनल देखते थे हम कुछ चीजों का, कुछ चीजें जो हमें एक्सपर्ट ने बोल दी, जो हायर अथॉरिटी है या पहले से जो इनको एक्सपीरियंस है उनकी बात मान ली, जो हमने पहले देखे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वो सारी चीजें चलती थी। बट आजकल जो मेन फोकस है दैट इज एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, EBN। इसके अंदर तीन चीजें होती है, तीन चीजें मतलब एक तरह से हम ट्राइंगल इसके अंदर बनाते हैं, उस ट्राइंगल के अपने तीन कंपोनेंट रहते हैं EBN के। फर्स्ट थिंग इज कि भाई जो भी केयर दे हम वो उस सेटिंग के लिए सही होनी चाहिए,
पेशेंट के बिलीफ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब पेशेंट का उस चीज को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तीसरा, उस चीज में वो जो भी वो केयर दे रहा है, डॉक्टर है, नर्स है और कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो उस चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए, समझ रहे हो। तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है कि फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को में माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, कुपोषणता है, तो हमने पेशेंट को बोला कि हाँ आपको अच्छा प्रोटीन लेना है, ठीक, आप अंडा खाना स्टार्ट करो। वो एकदम वेजिटेरियन है, एगिटेरियन भी नहीं है, एग भी नहीं खाते, तो जो हमने उनको बताया कि आप अंडा खाना शुरू करो, वो तो उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, नहीं खाएंगे वो, तो वो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस नहीं हुई और वो इफेक्टिव नहीं हुई, ठीक है। या किसी ने भी अगर कोई और भी हम एग्जांपल ले ले, उस सेटिंग के लिए वो सही नहीं थी, सेटिंग के मतलब लिए कि जिस जगह हम वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आजकल क्या चलता है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस की उस चीज में कि एविडेंस मीन्स प्रूफ है कि इस चीज को ऐसे अप्लाई करना है, उस चीज को पेशेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो चीज जो केयर दे रहा है उसको वो चीज आ भी रही है, और जिस जगह वो केयर दी जा रही है वो सही भी है, तो इसका मतलब होता है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस की प्रूफ के साथ हम कोई भी केयर दे। तो कैसे आ रही है वो चीज, बाय नर्सिंग रिसर्च। देन कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च। वही होता है, काम करने के कई तरीके होता है, एक होता है सिर्फ काम करना, एक होता है उस काम को अच्छे से करना। तो एक तो सिंपल रिसर्च है भाई, कोई नहीं, एक गुड रिसर्च किसको हम कहेंगे, उसकी क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक गुड रिसर्च मस्ट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कि ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। पहले जो इन्होंने ऊपर बता दिया वही एलोबरेट कर रखा है। एक गुड रिसर्च इज सिस्टमैटिक, जो स्टेप बाय स्टेप, जो साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, देन धीरे धीरे जो भी एक एक आएगा, सैंपल सेटिंग, पॉपुलेशन रिसर्च, जो मेथड है, डाटा कलेक्शन है, एंड सारा जो प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन, एंड में एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिसर्च, कम्युनिकेशन, सारे स्टेप्स को जो फॉलो करके सिस्टम से की गई है, उस रिसर्च को हम अच्छा बोलेंगे। जो लॉजिकल है, लॉजिकल मतलब जिसके पीछे साइंटिफिक रीजन निकल के आए, जिसके रिजल्ट में कुछ हमें रैशनल मिले। इम्पीरिकल, इम्पीरिकल का मतलब होता है जिसको हम देख सके, है ना। एक चीज तो भाई आप कुछ चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे है कि आप समझा रहे हो, वो आप किसी को दिखा नहीं पा रहे हो, सिर्फ आप उसको समझा पा रहे हो, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, इम्पीरिकल, जिसको और भी देख सके। एंड रेप्लीकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रेप्लीकेबल का मतलब होता है जिसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी रिसर्च कर ली, मेडिकल बोर्ड में मैंने कोई रिसर्च कर ली, ठीक है, बस वो रिसर्च ऐसी थी कि मैंने वहां की, उसके अलावा वो रिसर्च कहीं हो ही नहीं सकती, तो वो अच्छी रिसर्च नहीं है। रिसर्च शुड बी रेप्लीकेबल, कि एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में भी वो हो सके। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सर्वे कर लिया माल न्यूट्रिशन का, आप लोगों ने 50-60 सैंपल लिया रूरल एरिया का हरियाणा में, है ना, उसको बड़ी लेवल पे हम और किसी सेटिंग में कर सकते हैं, या उससे भी छोटे लेवल पे और किसी में कर सकते हैं। तो क्या हो रही है, आपकी स्टडी रेप्लीकेट हो रही है, मतलब वैसी ही स्टडी और कोई भी कर पा रहे हैं। कब कर पाएंगे, जब वो स्टडी फिजिएबल होगी, कि मतलब सही तरीके से हो पा रही होगी, है ना, इम्पॉसिबल ना हो, जो फिजिएबल हो, मतलब पॉसिबल हो। तो कौन सी रिसर्च को हम अच्छा बोलेंगे, जो रेप्लीकेबल हो, जो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग में हो पाए, ठीक है। सो क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, फर्स्ट थिंग इज ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप हो जिसके अंदर और सिस्टम से जो रिसर्च की गई हो, उसको हम बोलेंगे गुड रिसर्च। बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम चल रही है, हम क्या करते हैं रिसर्च में, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना, सोल्व करते हैं उनको, बेस्ट तरीका देखते हैं, है ना। तो जो करंट प्रोफेशनल इशू अगर कुछ भी चल रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम रिसर्च करते हैं तो दैट विल बी ए गुड रिसर्च, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ हमें अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, एमएससी पीएचडी या जो भी डिग्री आप कर रहे हो नर्सिंग में, उसके हिसाब से नहीं करना है। जो आपके प्रोफेशन में इश्यू चल रहे हैं करंटली, जो भी चीज है उससे रिलेटेड आपकी रिसर्च होगी, तो वो एक अच्छी रिसर्च होगी। देन इट शुड बिगिन विद क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव, जो भी रिसर्च आप स्टार्ट कर रहे हो उसके डिफाइंड पर्पस होने चाहिए, क्यों आप कर रहे हो, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये रिसर्च करके आपको क्या क्या चीज मिलेगी। जैसे आप लोगों ने अपने माल न्यूट्रिशन सर्वे किया था, क्या पर्पस था आप लोगों का, आपकी रिक्वायरमेंट थी सबसे बड़ा पर्पस, आपके जीएनएम डिप्लोमा मिलने की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक सर्वे करना है,
ठीक है। दूसरा, वो तो आपका फायदा हो गया, जिनके ऊपर आप कर रहे हो उनका क्या फायदा है, उस एरिया में पता चल जाएगा कि कितने अंडर 5 बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन है। तो कल को कोई भी अगर इंटरवेंशन करना है उससे रिलेटेड तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, हमारे पास एक डाटा आ रहा है, तो पर्पस हो गया ना हमारा एक। दूसरा ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव, आपने 3-4 ऑब्जेक्टिव बनाए थे। पहला, टू असेस द माल न्यूट्रिशन इन अंडर 5 चिल्ड्रन, है ना। फिर टू कैटेगराइज किस किस में कितना कितना है, और डिफरेंट डिफरेंट ये डिस्क्राइब, टू असेस, एंड वो जितने भी हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, हमारा एक टारगेट रहता है, हमारा एक गोल रहता है कि हमें इस रिसर्च में क्या करना है। तो वो क्लियर होगा तभी वो रिसर्च गुड रिसर्च होगी। देन emphasize to develop, refine and expand professional knowledge। इस टाइप की रिसर्च होनी चाहिए जिससे अपनी प्रोफेशनल नॉलेज है, मतलब नर्सिंग में जितनी भी नॉलेज है उसको डेवलप कर सके, हम बढ़ा सके, चेंज कर सके जो सही प्रैक्टिस नहीं है, और उसको और डेवलप करके हम एक्सपेंड कर सके। देन डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज, क्योंकि ये हमने एक तरह से रिसर्च के उसमें देख लिया था कि भाई रिसर्च का काम ही ये होता है कि थ्योरीज को डेवलप करना या टेस्ट करना कि ये सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नर्सिंग केयर होती है, तो आप अभी तो सिंपल आप बेसिक नॉलेज ले रहे हो नर्सिंग में, ठीक है, तो सिंपल आप केयर प्लान बना लेते हो। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन लेते हो ना, तो सिंपल आप केयर प्लान नहीं बनाओगे, आप जाके पेशेंट पे नर्सिंग थ्योरीज अप्लाई करते हो कि भाई किसी ने भी दे रखी है कि कोई भी एक ओरम थ्योरी, बहुत ओरम थ्योरी है, नाइटेंगल थ्योरी है, हेल्डिगाल्ड पेप्लो की थ्योरी है, बहुत थ्योरीज है ना, बहुत कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो दे रखे हैं नर्सिंग में, तो वो चीजें हम अप्लाई करते हैं ना। जैसे नाइटेंगल्स की हाइजीन थ्योरी है, कुछ बहुत सारी एनवायरमेंटल थ्योरी है, काफी चीजें है ना, वो चीजें हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। तो पहले हमें ये तो पता हो कि वो चीज सही है या नहीं है, तो हम रिसर्चेस करते हैं थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए। जो नर्सिंग में थ्योरीज दे रखी है, जिनको हम अपनी वो एक तरह से ग्रंथ मान के चलते हैं ना, एक तरह से कि भाई ये हमारे लिए गीता का पाठ है, यही सही है, हमें यही फॉलो करना है, तो पता तो चले वो सही है या नहीं है। तो उनको टेस्ट करने के लिए जो रिसर्च होती है वो अच्छी होती है, या कोई नई थ्योरी बनाने के लिए जो रिसर्च होती है वो अच्छी रिसर्च होगी, ठीक है। देन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके प्रोफेशन में, जो भी इशू चल रहा है, उनके अगर आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे तो वो रिसर्च अच्छी रहेगी। देन डेडिकेटेड टू डेवलप इंपेरिकल एविडेंसेस, तो आप कोई भी अच्छे प्रूफ एविडेंसेस निकालने की कोशिश कर रहे हो, इंपेरिकल मतलब जो और भी देख सके, उनको समझ सके। देन स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और डाटा, इट मीन्स कि जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, दो टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है फर्स्ट हैंड, एक होती है सेकंड हैंड। फर्स्ट हैंड जो खुद रिसर्चर जाके या जो पर्सन उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसने खुद वो कलेक्ट की है ना, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट हैंड। सेकंड हैंड मतलब हमने इधर उधर से वो चीज ली है और लोगों ने उस पर रिसर्च की और हमने डायरेक्ट वहां से उसका सारा रिजल्ट ले लिया। तो रिसर्च करके क्या होता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस उसके अंदर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब कि एक टारगेट हमारा हो और उस रिसर्च के रिजल्ट को देखे तो सिर्फ रिसर्चर ही उसको ना समझे, सब्जेक्टिव चीज ना रहे, वो हर कोई उससे सेम चीज समझे, मतलब ऑब्जेक्टिव हो जाए और लॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए, वही साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए। देन जनरेट फाइंडिंग्स टू रिफाइन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस, सेम है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है, रिफाइन करना है। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी, जिस प्रॉब्लम को बेस्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं वही बेस्ट तरीका हमें लेना है। वही, ऐसा नहीं है कि रिसर्च होनी है क्वालिटेटिव तरीके से, हम क्वांटिटेटिव लेना है, तो क्या वो रिसर्च अच्छी होगी? नहीं, क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई, हमने तरीका ही सही नहीं अपनाया तो गलत ही होगा। अच्छी रिसर्च तो हम उसको नहीं बोल सकते, वेस्ट होगा वो तो टाइम का, है ना। तो अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी उसके अंदर होनी चाहिए कि भाई ये क्वांटिटेटिव है, इसका ये डिजाइन है, ये अप्रोच है, ये सैंपल, ये स्टडी एंड ये मेथड, ऑल दोस थिंग्स वो सही होने चाहिए। कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब जिसके ऊपर आप कर रहे हो, जो आपके स्टडी सब्जेक्ट है, जहां से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, वो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। मतलब कि आपने जैसे किया, आपका माल न्यूट्रिशन का सर्वे, आपने अंडर 5 बच्चे लेने थे जाके कि माल न्यूट्रिशन देखने के लिए, लेकिन अब इतने सारे बच्चे हैं, पहली बात सब पे तो आप नहीं कर सकते, है ना। आप लोगों को तो मिले ही नहीं, खैर वो अलग बात है, आप लोगों के एफर्ट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं थे। अदरवाइज जब रिसर्च करते हैं कम्युनिटी लेवल पे तो 300 लोगों का भी सैंपल हम लेते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल लेवल पे बेशक कम रहे, कम्युनिटी में तो हम मेनली प्रेवेलेंस और वो चीजें देखते हैं, तो मिनिमम 300 से कम तो प्रेवेलेंस हम देख ही नहीं सकते, तो हम ज्यादा लेते हैं।
तो उस केस में इतना बड़ा गांव है, इतने सारे बच्चे हैं, तो हमारे पास तो कंफ्यूजन होगा हम किसको ले, तो हमें उनको लेना है जो और सारे बच्चों को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, रिप्रेजेंट करे। जैसे आपकी क्लास है, उसमें 30 बच्चे हैं, तो उसमें से क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सीआर जिसको हम बोलते हैं, सीआर होता है ना एक, जो आपका क्लास, जो हाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सारे बच्चों को वो रिप्रेजेंट, वो लीडर है एक तरह से, उसके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो सारे बच्चों को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, आपके यहाँ तो सीआर बाय टर्न बनाते हैं, अदरवाइज जो यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एक तरह से लीडर बनाए जाते हैं, मतलब वोटिंग होती है, सब कुछ होती है, जिस इंसान के अंदर वो विशेषताएं होती है उसको बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है सबको। तो वही ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च को कौन सी अच्छी होगी, जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे करी जाएगी, कि उसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो औरों के अंदर हो। तो उससे क्या रहेगा, जो हम उस स्टडी को फिर वहां पे हम जनरलाइज कर पाएंगे कि हमने इस पर्सन में ये चीजें देखी, इतने बच्चों में ये माल न्यूट्रिशन थी, तो बाकी गांव के लोगों में भी ऐसे ही होगा, हम वो परसेंटेज करेंगे, मतलब बाकी गांव के जो बच्चे उसमें वो होगा। ठीक है, तो हमें वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे करनी है। देन कंडक्टेड थ्रू अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सही मेथड लेके हमें तब करना है, और जो टूल है डाटा कलेक्शन का, कि क्वेश्चनेयर बनाया, इंटरव्यू लिया, रेटिंग स्केल बनाया, जो भी वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। देन यूज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल रहना चाहिए, जो वैलिड और रिलायबल, जिसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई थी कि वो सही है, तभी हमें वो टूल यूज करना है। केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, सही तरीके से डाटा लिया है और सही तरीके से हमने रिजल्ट अपना निकाला है। देन एडुकेटली एंड अप्रोप्रिएटली एनालाइज्ड रिसर्च, जितना जरूरत था कंप्लीट तरीके से हमने उस रिसर्च को एनालाइज किया है। एंड पेशेंटली कैरिड आउट एक्टिविटी, हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया रिसर्च के प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिजल्ट डिस्कशन तक लिखा, वो पेशेंसली किया है, भाग दौड़ के नहीं किया है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं किया, हमने सही तरीके से किया है, तो उस रिसर्च को हम एक अच्छी रिसर्च बोलेंगे। रिसर्चर्स एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, उस टाइम पे आपने बहुत ही मुश्किल रिसर्च ले ली, क्वालिटेटिव ले ली, मिक्स्ड मेथड ले ली, तो उस टाइम पे आपको इतनी नॉलेज ही नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं हो रिसर्च में, आप बेसिक नॉलेज ले रहे हो और आपने मुश्किल से स्टडी ले ली, तो क्या आप उस स्टडी के साथ जस्टिस कर पाओगे? जो आप देखना चाह रहे हो क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो वो रिसर्चर जो एक्सपर्टाइज है, उसका जो लेवल है, जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके इंटरेस्ट और मोटिवेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे ही किसी और ने टॉपिक दे दिया, हमने ले लिया, तो इतना बड़ा लास्ट तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, वी विल बी बोर्ड, है ना, हमसे हो ही नहीं पाएगा। सो वी शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक, वी शुड बी मोटिवेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, तभी वो रिसर्च एक अच्छी रिसर्च रहेगी। एंड देन एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उस रिसर्च को हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करें, कि मैंने अपना एमएससी का थीसिस लिख लिया, रिसर्च कर ली, और बाद में मैंने सिंपल कॉलेज में सबमिट करके उसको लाके अलमीरा में रख दिया, तो दैट इज अ वेस्ट, कुछ भी फायदा नहीं हुआ जब तक मैंने उसको पब्लिश नहीं कराया, जब तक मैंने जाके उसको कॉन्फ्रेंसेस में नहीं प्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि जो भी मेरी रिसर्च की फाइंडिंग्स आई, जो रिजल्ट आया, अगर मैं औरों को नहीं बताऊंगी तो उस रिसर्च का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। तो किस रिसर्च को हम अच्छी बोलेंगे? दैट शुड बी एडुकेटली कम्युनिकेटेड, जितना जरूरी है एटलीस्ट उसको उतना तो फैलाओ, उतना तो कम्युनिकेट करो उस इंफॉर्मेशन को, तो उस रिसर्च को हम एक गुड रिसर्च बोलेंगे। तो ये अपनी यूनिट आज कंप्लीट हो गई है बच्चों, दैट इज इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। हमने देख लिया रिसर्च क्या है, नर्सिंग रिसर्च क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नर्सिस का क्या रोल इसके अंदर रहता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क।